Hello everyone, welcome you all in this session. I hope every one of you is fine and doing well. अगर आपको पेपर ABFM का मॉड्यूल ए का कंप्लीट रिवीजन चाहिए है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं उन टॉपिक्स का आपको कंप्लीट रिवीजन चाहिए सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट टॉपिक्स हैं या रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे मॉड्यूल ए का। और रिवीजन के साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, चाहे आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज हो, चाहे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बेस्ड क्वेश्चंस हो। सब तरह के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे इन दिस स्पेसिफिक वीडियो। So those who are new to this channel, I highly request them to please चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को भी जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन मॉड्यूल ए का पहला यूनिट, दैट इज द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें क्या बात करनी है? आज का हमारा जो चर्चा का मुद्दा है वो है चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हम कुछ सेलेक्टेड चीजें करेंगे जिससे एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहली बात तो क्या, मैनेजमेंट को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। डेफिनेशन में जो सबसे ज्यादा फेमस आदमी है वो है हेनरी फेयोल, क्योंकि हेनरी फेयोल ने सिर्फ डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने 3 बातें बताई। देख, फेयोल साहब क्या है, थोड़े से प्लान वाले आदमी थे, सिस्टमेटिक इंसान थे। फेयोल साहब ने क्या किया? फेयोल साहब ने सबसे पहले डिफाइन किया इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में जो काम होते हैं उनको बांटा उन्होंने 6 कामों में, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप कोई भी बिजनेस कर लो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री चला लो, वहां 6 तरीके की एक्टिविटीज आपको ऑफिस में होते हुए दिखेगी। टेक्निकल काम होंगे कुछ जो मशीनों से रिलेटेड है, लेन देन होगा जिससे आप पैसा कमाएंगे, बिजनेस करने के लिए पैसा लाएंगे, पैसा चुकाएंगे, फाइनेंशियल, बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए अपनी एसेट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। जो कुछ भी बिजनेस करेंगे, जो भी कमाएंगे, जो भी खर्च करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, और ये सब कामों को सिस्टमैटिकली किया जाए उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो फेयोल साहब ने कहा इंडस्ट्री में होने वाले 6 कामों में से एक काम क्या है? एक काम है मैनेजमेंट करना। तो फेयोल साहब से कहा गया कि साहब बताओ मैनेजमेंट कैसे करना है। तो उन्होंने मैनेज करने के लिए भी कितने काम बता दिए। उन्होंने मैनेज करने के लिए भी हमको 5 काम बता दिए, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PO, ट्रिपल C, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। फेयोल साहब ने कहा कि आपको अगर एक बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर मतलब आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, फिर आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, फिर आपको उन रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा? उन रिसोर्सेज को आपको एक सिस्टम में ढालना पड़ेगा, मतलब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑपरेशन में लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको कमांडिंग देनी पड़ेगी उन्हें, आपको उन्हें डायरेक्शन देना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, एंड आखिरी में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्रोलिंग एक्टिविटी लगानी पड़ेगी। तो ये 5 काम अगर आप बेस्ट तरीके से करते हो तो आप एक अच्छे मैनेजर
माने जाओगे। ये किसने कहा? फयोल साहब। क्या फयोल साहब यहाँ रुक गए? नहीं, यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा ये पांचों काम अगर आपको बेस्ट तरीके से करने हैं तो उसके लिए उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। 14 प्रिंसिपल्स दिए। वो 14 प्रिंसिपल्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लकीली, तो 14 प्रिंसिपल्स हमको दिए गए फेयोल साहब। तो ये तीन बड़े कंट्रीब्यूशन है किसके? फेयोल साहब के। इसके अलावा एक डेफिनेशन और दी उन्होंने, और उनकी ये डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी कोट की हुई है। तो ध्यान रखना, ये डेफिनेशन जो ऑक्सफोर्ड में भी मिलेगी आपको डिक्शनरी में, और फयोल साहब ने भी दी है। इनके हिसाब से एक मैनेजर कौन है? इनके हिसाब से एक मैनेजर वो है जो किसी काम का इंचार्ज है। अगर आप किसी काम के इंचार्ज हैं तो आप मैनेजर की कैटेगरी में माने जाएंगे। तीन चार बातें, तीन चार कंट्रीब्यूशन किसके? हेनरी फयोल के। बताइए आप, यहां तक की सारी बातें क्लियर है? फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सेशन आप जब भी सेशन को देखें लाइक जरूर करते चलें, ताकि और भी इनोवेटिव तरीके से चीजें आपके सामने लाई लाई जा सके, और आपके लाइक्स ही एक बड़ा मोटिवेशन का काम हमारे लिए करते हैं। तो एक तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमको किसने बता दिए? फेयोल ने। लेकिन जेनरिक तरीके से भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है जनरली। जनरली इनको कहा जाता है POSDC। पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टैफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये जो है कुल 5 फंक्शन है जो किसमें दिए गए हैं? मैनेजमेंट फंक्शंस का पार्ट बना के दिए गए हैं। ध्यान रखना, हम क्वेश्चंस भी करेंगे रोजाना। जो सेशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट बात टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस की भी हम रोजाना प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट को अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि एक तो क्लासिकल अप्रोच होती है। एक तो अप्रोच कैसी होती है? क्लासिकल अप्रोच होती है। क्लासिकल अप्रोच होने का मतलब क्या है? कि एक ऐसा मैनेजर जिसका ध्यान हमेशा सिर्फ सेंट्रलाइज कंट्रोल पे होता है। वो चाहता है सब कुछ वो ही कंट्रोल कर ले। उसका ध्यान हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने पे होता है। वो कमियां निकालने और उन्हें दूर करने को ही असली मैनेजमेंट मानता है। ये ऐसा मैनेजर है जिसको यही लगता है कि कमियां ढूंढो, उन्हें दूर करते रहो, तो मैं अच्छा मैनेजर माना जाऊंगा। आज भी ऐसे मैनेजर्स आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे जो कमियां ही ढूंढते रहते हैं बस। उसके बाद बात आती है, ये जो मैनेजर्स होते हैं ये मान के चलते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस से अफेक्ट नहीं होता। एक और लाइन इनके बारे में इन्होंने कही है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं आर लाइक पार्ट्स ऑफ मशीनरी। मतलब आप मशीन को कितना ही तेज चलाओ, धीरे चलाओ, मत चलाओ, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हर तरीके के चेंज के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को मजबूर है। ये कभी भी आपको अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। ट्रेडिशनल सोच है इनका। मानना है कि लोगों को जॉब आसानी से नहीं मिलती, एक बार मिल गई तो फिर लोग उसे छोड़ते नहीं है। अकाउंटिंग मॉडल मतलब ये हर चीज को रिकॉर्ड पे लेने की बात करते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो हर एक चीज को किस पे लेने की बात करते हैं? हर एक चीज को रिकॉर्ड पे लेने की। एक मैनेजर जो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। देन उसके बाद इनके हिसाब से
एम्प्लॉइज में कोई अंतर नहीं होता, सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है, सबको एक जैसा मान के चला जाता है, किसमें? क्लासिकल अप्रोच में। तो ये सारे कुल टोटल 7 फीचर्स हैं जो किसके हैं? क्लासिकल अप्रोच के हैं। कैसे याद रख सकते हो आप? सीपीआर देने की बात करते हैं ये ओएई को, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन पे फोकस्ड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टिका रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, अकाउंटिंग और इक्वालिटी, इन चीजों में बिलीव करता है कौन सा मॉडल? क्लासिकल ट्रेडिशनल मॉडल। फिर आता है सबसे फेमस नियो क्लासिकल मॉडल। नियो क्लासिकल मॉडल को बिहेवियर स्कूल भी कहा जाता है। ये कहता है आप अच्छे मैनेजर तब हो जब आप क्या करो, आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट अगर कर सकते हो, अगर आप उन्हें मोटिवेशन दे सकते हो तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। बिहेवियर स्कूल में एक नाम आप जरूर याद रख लेना, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बिहेवियर स्कूल में माना जाता है, एल्टॉन मेयो उनका नाम है। एल्टॉन मेयो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। इस हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये सीखा कि आप अपने एम्प्लॉय को तब मोटिवेट कर सकते हो जब आप उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। अगर आप उसके बिहेवियर को स्टडी करके ये पता लगा सकते हो कि उसका काम करने का मेन मोटिव क्या है, ये क्या कहता है? फाइंड मोटिव एंड यूज इट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपनी टीम में काम करने वाले लोगों का मोटिव पता कर सकते हो तो आप उन मोटिव को यूज करके उन लोगों से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकलवा सकते हो। नियो क्लासिकल स्कूल को सपोर्ट करने वाले कई लोग हैं जिन्होंने मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज दी हैं एग्जाम में। सबसे फेवरेट थ्योरी है एग्जामिनर की, अब्राहम मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। इसे नीड हायरार्की थ्योरी भी हम लोग बुलाते हैं, नीड हायरार्की थ्योरी भी इसको कहा जाता है। पहली नीड देखो, मैस्लो क्या कहते हैं? मैस्लो का कहना है कि लोग काम जब करते हैं तो उनकी एक जरूरत होती है बेस्ड ऑन कि वो किस सिचुएशन में है अपनी लाइफ में। तो जैसे एक नया नया एम्प्लॉई है, वो नया नया एम्प्लॉई अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, जिन्हें हम लोग बोलचाल की भाषा में रोटी कपड़ा और मकान भी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स, कुछ लोग इन्हें साइकोलॉजिकल नीड्स भी बुलाते हैं अपनी बुक्स में। तो रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत अगर पूरी हो रही है तो क्या करेगा आदमी? काम करता रहेगा, आपके लिए मेहनत करता रहेगा। जब वो अपनी लाइफ में इस स्टेज से आगे चला जाए, फैमिली है, बच्चे हैं, अब सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, उनका एजुकेशन, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों की एजुकेशन को लेकर, अपनी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर, हेल्थ ऑफ द फैमिली। तो अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉइज के बच्चों की एजुकेशन की फंडिंग करती है, हॉस्पिटल फैसिलिटी देती है, तो ये चीजें अगर मिलती रहेगी तो आदमी काम करता रहेगा आपके लिए। फिर आता है मामला लव एंड बिलोंगिंगनेस का। देखो लाइफ में अब वो इंसान
बेसिक नीड से आगे चला गया, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी उसने फुलफिल कर ली, अब उसको चाहिए दोस्ती यारी थोड़ी बहुत। वो लाइफ में अकेला महसूस करता है, उसे लगता है कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, ऑफिस से जा रहा हूँ, मेरी लाइफ एक मशीन की तरह चल रही है। तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में माहौल चाहिए, सोशल, इसको सोशल नीड भी कहा जाता है। उसको चाहिए एक माहौल अपने ऑफिस में जहां उसे ये महसूस हो सके कि हाँ, ये सिर्फ ऑफिस नहीं है, दीज पीपल आर पार्ट ऑफ माय सोशल सर्कल में। गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, एक ग्रुप पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रही हैं, लोग साथ में एक दूसरे को बुला रहे हैं अपने घर के फंक्शंस में। तो ऐसा माहौल अगर बनता है तो आदमी मोटिवेटेडली काम करता रहता है। सेल्फ स्टीम नीड पे जब हम पहुंच जाते हैं तो इसे ईगो नीड्स भी कहा जाता है। आदमी अब अपना ईगो सेटिस्फाई, उसका ईगो अगर सेटिस्फाई होता रहेगा तो वो काम करता रहेगा आपके लिए। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपके यहाँ एम्प्लॉई हूँ, मैं आपके यहाँ पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, आपने अभी 4 साल पहले मेरे अंडर एक सबॉर्डिनेट को लिया था, अगर उसे मुझसे ज्यादा इज्जत मिलने लगेगी तो मैं छोड़ के चला जाऊं। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। ईगो इज समथिंग विच हैव टू बी सेट। अब आप सोचोगे अगर किसी का ईगो सेटिस्फाई करना मैनेजर की जिम्मेदारी थोड़ी है। अगर मैनेजर ये ईगो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। देखो, जो आदमी अच्छा एम्प्लॉय नहीं होता, जिसे पता होता है कि मेरी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसमें कई बार ईगो होता ही नहीं। उसे पता है मैं ईगो दिखाऊंगा मुझे निकाल देंगे, मेरा रिप्लेसमेंट अवेलेबल। बट अगर एक अच्छा एम्प्लॉई है जिसने आपके ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया है, एटलीस्ट आपको उसका रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। करंट सिनेरियो में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कॉरपोरेट्स के साथ, नए नए स्टार्टअप्स के साथ। और ये बड़ी गलती स्टार्टअप्स करते हैं। दुनिया में पढ़े लिखे लोग मिल सकते हैं पर एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एक्सपीरियंस लोगों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नई जनरेशन के जो मैनेजर्स हैं वो एक डायलॉग बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमारे ऑफिस में सब बराबर हैं, ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैनेजमेंट के टेस्टेड फंडामेंटल रूल्स ये कहते हैं कि जो आदमी एक्सपीरियंस्ड है, सीनियर है, जिसने काफी काम किया है इस फील्ड में, आपको उसे ये एहसास कराते रहना पड़ेगा कि हाँ, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी नए आदमी से ज्यादा आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इन द पब्लिक मीटिंग्स। ऐसा नहीं है कि पर्सनली कॉल करके बोल रहे, नहीं। इन द पब्लिक गैदरिंग्स, इन द पब्लिक इवेंट, इन द ऑफिशियल मीटिंग्स, आपको उन्हें हाईलाइट करना पड़ेगा कि यार ये बताएंगे, इनका ओपिनियन मैटर करता है, ये फील्ड को ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मौका मिलते ही वो आदमी आपका ऑफिस छोड़ के चला जाएगा, अगर आप उसका बेसिक सेल्फ स्टीम मेंटेन नहीं करेंगे। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हमसे क्या कहती है? अब ये आदमी ऐसी सिचुएशन में है जहां पे इसको रोल चाहिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अब ये काफी लंबा समय, काफी लंबा कमिटमेंट दे चुका है आपके ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिसीजन मेकिंग में रोल चाहता है। तो आप उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए इतने जरूरी हैं और आप उन्हें अगर रोकना चाहते हैं तो आपको उन्हें जरूर ये पोजीशंस देनी चाहिए। मैस्लो कहते हैं आदमी अपने करियर में, एक एम्प्लॉय अपने करियर में इस तरीके से अपनी नीड्स को बढ़ाता रहता है। और अगर एक मैनेजर होने के नाते आपको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखना है तो आपको इसी सीक्वेंस में उनकी नीड्स को फुलफिल करना होगा। बताओ, कोई डाउट आपके मन में इसको लेकर है तो प्लीज पूछें। सेशन को लाइक एक बार जो है सब लोग प्लीज जरूर कर लें। और किसी तरीके का कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों के मन में है तो जरूर पूछें आप। फिर हम अगली थ्योरी की बात करते हैं। और अगली थ्योरी है हमारी मोटिवेशन की, डगलस मैकग्रेगर की। मिस्टर मैकग्रेगर हमसे क्या कहते हैं? उन्होंने दो तरीके के एम्प्लॉय आइडेंटिफाई किए ऑफिस।
उन्होंने कहा एक तो एम्प्लॉय होता है एक्स कैटेगरी का और एक होता है वाई कैटेगरी का। एक्स कैटेगरी का आदमी है बिल्कुल नाकारा, जिसे काम करना पसंद नहीं है, वो लेजी है। उसको आप कुछ भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दोगे वो नहीं लेगा। वो लालची है, अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता, इसीलिए पॉलिटिक्स करता है। उसकी कोई बहुत ज्यादा एम्बिशन भी नहीं है, वो तो बस अपने बारे में थोड़ा-थोड़ा अच्छा-अच्छा सुनना चाहता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वो चाहता है कि उसे कम से कम काम दिया जाए और उसको पैसा पूरा मिल जाए। दैट इज लिटिल एम्बिशन। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता वो आदमी, ही इज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट। और जब भी कोई चेंज होगा, कोई भी चेंज होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसके खिलाफ बोले। वो हमेशा कहेगा नहीं नहीं ऐसा तो कैसे होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। सो थ्योरी एक्स वाले जो एम्प्लॉइज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो जब भी काम करेंगे, उनसे अगर उन्हें अगर आपको अगर इन लोगों को मोटिवेट करना है तो दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के साथ रिवॉर्ड के साथ जोड़ दो। तो आप अगर उन्हें रिवॉर्ड देंगे या दिया हुआ काम ना करने पर पनिश करेंगे, तो ही वो अपना काम ईमानदारी से पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आते हैं वाई कैटेगरी के लोग। वाई कैटेगरी के जो लोग हैं वो काम को खेल की तरह समझते हैं। उनको कहना है कि भाई हाँ यार, रोज का मेरा इतना काम है, ये तो मुझे करना ही है और इसे मुझे एंजॉय करना है, क्योंकि ये मुझे एक दिन 10 दिन नहीं करना, ये मुझे पूरी जिंदगी काम करना है। तो मैं जब तक इसे एंजॉय नहीं करूंगा मजा नहीं आएगा। तो वो खेल की तरह काम को एंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने ऊपर काफी कंट्रोल रखते हैं, अननेसेसरी बातें नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी पॉलिटिक्स नहीं करते। ये वो लोग हैं जो इमेजिनेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं काम करने में। ये एक 100 घंटे के काम को 20 घंटे में भी करके दे सकते हैं, इनके पास वो क्रिएटिव तरीके होते हैं। देन ये लोग चेंज के खिलाफ नहीं होते, दे ऑलवेज लाइक चेंजेस। ये पैसिव नहीं होते, ये हमेशा एक्टिवली नई नई चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। थ्योरी वाई कैटेगरी के लोगों को अगर आपको मोटिवेट करना है, तो आप इन्हें थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हें आप थोड़ा और ज्यादा रेस्पेक्ट दें। तो ये लोग क्या है, अगर इनको आप जिम्मेदारी देंगे, इनकी बात मानेंगे, इनको रिस्पेक्ट देंगे, तो ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। फिर अगली थ्योरी है हमारी मिस्टर फ्रेडरिक हर्चबर्ग। ये भी मोटिवेशन की थ्योरी है। और हर्चबर्ग साहब की जो थ्योरी है उसके कई सारे नाम हैं। इसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी भी कहते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, हर्चबर्ग थ्योरी भी कहते हैं, हाइजीन थ्योरी भी इसका नाम है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी इसका नाम है। अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। हर्चबर्ग का क्या कहना है? हर्चबर्ग का कहना है कि आप एक अच्छे मैनेजर के तौर पे अगर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो, तो पहले इस बात की श्योरिटी कर लो कि हाइजीन आपने मेंटेन कर रखा है। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब क्या है? कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपने जॉब के डेजिग्नेशन को लेकर, अपनी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर, मिलने वाली सैलरी और उसके टाइमिंग को लेकर, जो बेनिफिट्स आप उन लोगों को देते हो उन्हें लेकर नाराज तो नहीं है कहीं आपसे। ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे नाराज होके बैठे। तो जो हाइजीन फैक्टर वाला मामला है वो क्या कहता है कि पहले तो आप लोगों को नाराज होने से रोको। क्या दादा, नाराज नहीं होना पहले तो नाराज नहीं होगा तो फिर तेरे को मोटिवेट तो हम कर लेंगे। ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है कि अगर वो एब्सेंट है तो उसकी वजह से आपके एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, उनको दुख पहुंच सकता है। वो आपकी फिर किसी दूसरी बात को सुनेंगे ही नहीं। हाइजीन अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो फिर आप मोटिवेशन उन्हें दे सकते हैं। फिर आप उन्हें थोड़ा चैलेंजिंग काम दें, उनके काम को रिकॉग्नाइज करवाएं,
उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको हायर डेजिग्नेशन दें, तो फिर वो और ज्यादा एक्टिव होके काम करेंगे, मोटिवेटेडली काम करेंगे। हाइजीन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप उन्हें क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अभय जी बहुत बहुत बधाई हो, 74 बहुत ही जबरदस्त स्कोर है, और उम्मीद करता हूं कि 74 का स्कोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही आता है। बैच के शुरुआत में, जैसे मैं अब आपके बैच के बाद जो बैच इस बार है उन्हें मैं ये बात कहता हूं कि कंसेप्ट पे पकड़ होगी तो एग्जाम निकल जाएगा। आप लोगों से भी मैं यही कहता था, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। कंसेप्ट हाथ में होगा तो रिजल्ट हम निकाल ही लेते हैं। मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी, बधाई हो अभय जी, बहुत बढ़िया स्कोर है, बिल्कुल। फिर एक और थॉट प्रोसेस, अभी तक हमने दो थॉट प्रोसेस देखे, मैनेजमेंट को दो अलग अलग नजरियों से देखा गया। पहला हमने देखा ट्रेडिशनल, वो कहता है भाई काम करो, प्रोडक्शन करो, ये सब बेकार बातें, मोटिवेशन फोटिवेशन सब बेकार चीजें। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा, एल्टन मेयो ने एनालिसिस किया, फिर उसकी बात को मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, मैकग्रेगर सबने सपोर्ट किया। उसने कहा कि नहीं नहीं, अगर आपको अच्छे से लोगों से काम करवाना है, मोटिवेशन देना है, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैस्लो ने मोटिवेट करने का अलग तरीका बताया, हर्ट्जबर्ग ने अलग बताया, मैकग्रेगर ने अलग बताया। फिर आया क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्लासिकल जैसी ही बात करता है, लेकिन ये ऐसे ही तुक्के में बात नहीं करता। क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, या इसे मैनेजमेंट साइंस स्कूल भी कहते हैं, ये बात करता है रिसर्च। ये कहता है एक अच्छा मैनेजर के पास एक अच्छी रिसर्च होती है, उसके पास अकाउंटिंग मॉडल्स होते हैं, उसके पास बेटर थ्योरीज होती हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। वो हमेशा मैथमेटिकल हाइपोथेसिस बनाकर जो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट होता है उसको डिसाइड करता है, और इसके लिए डेटा का एनालिसिस करता है। उसके लिए क्या करता है, डेटा उसके पास होना चाहिए, मैथमेटिकल मॉडल्स पर काम करता है। तो मॉडल्स जो कि डेटा पर बेस्ड बने, मॉडल्स जो कि डेटा पर बेस्ड बने हो, एंड ये मॉडल्स बनाते वक्त वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में है, तो ऐसे मैनेजर को कहा जाता है क्वांटिटेटिव मैनेजर। डेटा एनालिसिस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त हर एक फैक्टर उसके कंट्रोल में होता है। वो खुद तय करता है कौन कैसे बिहेव करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे बिहेव करेगा, ये उसके उंगलियों पर होना जरूरी है। ऐसे मैनेजमेंट टेक्निक जो मैनेजर्स अपनाते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। फिर एक है सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमें किसने दिया, डेनियल कार्ड्स ने। और कार्ड्स साहब ने बड़ी प्यारी सी बात कही है। उनका कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ओपन सिस्टम है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स सिस्टम फिट नहीं कर सकते मैनेज करने का। जैसे फेयोल ने कहा था कि ये 14 बातें मान लो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो जाएगा। कार्ड्स उस बात के खिलाफ है। कार्ड्स कहते हैं कि चीजें बदलती रहती है, आपके आसपास दुनिया में माहौल बदलता रहता है, और आपको सक्सेसफुल अगर बिजनेस करना है तो आपको अपना मैनेज करने का तरीका भी बदलते एनवायरमेंट के साथ बदलना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली जो आपका एनवायरमेंट बदलता है उसके साथ आपको अपना मैनेज करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो ओपन सिस्टम कौन बताता है, डेनियल कार्ज। फिर एक और थॉट प्रोसेस है, उसका कहना है कि आपको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं। ये कहता है सब कुछ मैनेज मत करो, डू नॉट मैनेज एवरीथिंग। अगर आप सब कुछ मैनेज करोगे
इफ यू वांट टू मैनेज एवरीथिंग, आप अंत में कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे होंगे। तो इनका कहना है कि आप एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकाल के नहीं बैठ सकते। आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को मैनेज करना है